अब हमने सारे टेंसेस पढ़ लिए। अब टेंसेस के बाद आज हम पढ़ेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर हो। और जिसमें, बोलिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जोर ही बोलना है, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, एटसेट्रा। ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमेंट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह, इत्यादि इत्यादि, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। आपने देखा कि हर टेंस के अंदर सिंबल्स होते हैं, हर टेंस के अंदर कोई ना कोई निशानी होती है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में क्या निशानी है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रहे। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, प्लस समय प्लस से। ऐसी हर टेंस में कोई निशानी होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और हर टेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है, देखा आपने? तो इसमें भी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए। इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है हम देखते हैं। इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगता है इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस कहते किसे? जिसमें ऑर्डर हो। जैसे मैंने बोला, ए तुम जाओ, इधर आओ, कम हियर। इधर आओ, ये क्या है? इंपैरेटिव, राइट? जैसे हमने किसी को सजेशन दिया, एडवाइस किया कि यार शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। ये सुझाव है हमारा, हम सलाह दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाइए। आप प्लीज़ मुझे बार बार, हेलो, ये कोई फ़ोन पे तंग करता है बार बार, मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिए, मुझे तंग मत कीजिए प्लीज़। सॉरी सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मेरे एग्ज़ाम के दिन है, आप कौन हैं, मुझे बार बार क्यों फ़ोन करते हैं? तो प्लीज़ क्या है? रिक्वेस्ट। जहाँ भी प्लीज़ शब्द लग जाए वो रिक्वेस्ट का सूचक है, प्रार्थना का सूचक है। तो जिस वाक्य में ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमेंड हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, उसे हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए, मैंने पहला वाक्य लिया, मैंने कहा तुम जाते हो। पहला वाक्य क्या दिया मैंने? तुम जाते हो। अब तो और ह, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप सोचोगे सर पढ़ा तो इंपेरेटिव रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ से आ गया? मैं अभी समझाने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और इंपेरेटिव के अंदर भी क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने के लिए मैंने ये वाक्य लिखा है। तुम जाते हो कि अंग्रेजी क्या होगी? यू गो, यू गो। तुम स्कूल जाते हो, क्या होगा? यू गो टू स्कूल। अब मैंने कहा नंबर 2 पर, तुम जाओ, तुम जाओ, ऑर्डर है ये, बोलेंगे नहीं, पहले समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तुम जाओ क्या अंग्रेजी है? यू। अब बताओ क्या निशानी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ऑर्डर है ना, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी?
जब मैं पूछूं तो जवाब दो जोर की, गो। तो क्या होगा, यू गो। अब अंग्रेजी देखो आप। अब मैं क्या करता हूं, देखिए आप जरा बड़े ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, मैं इसको छुपा देता हूं। मैंने इसको भी छुपा दिया। अब जब मैंने इन दोनों को छुपा दिया तो अब देखो, पहले वाक्य में क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, यू गो लिखा, यू गो। सेकंड में क्या लिखा, यू गो। क्या अंग्रेजी पढ़ के हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट कौन सा है और इंपेरेटिव कौन सा है? छुपा दो तो दोनों में क्या लिखा हुआ है, यू गो, यू गो। तो पहला वाक्य जब हमने हिंदी देखी कि यार ये लिखा तुम जाते हो, यू गो, तो पता लगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोनों की अंग्रेजी एक होने के कारण केवल अगर हम अंग्रेजी देखें तो हमें पता नहीं चल रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इंपेरेटिव है, और ये है इंपेरेटिव। अब जरा ध्यान से देख और जरा सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। तुम जाते, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, हे यू गो टू स्कूल, यू गो। पता किसे लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाला वाक्य इंपेरेटिव है? किससे पता लग रहा है आपको? शाबाश, वेरी गुड। किसने बोला? ताली बजाओ उसके लिए बड़ी जोर की। वंडरफुल, कम ऑन। हमें क्या हुआ? हमें बोलने के ढंग से पता लगा कि ये इंपेरेटिव है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अदरवाइज लिखा हुआ हो तो हम फर्क पता नहीं कर सकते कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कौन सा इंपेरेटिव है, क्योंकि दोनों में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। एक तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इंपेरेटिव में, कि हमें टोन से पता लगता है कि ये इंपेरेटिव है, क्योंकि दोनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये निशानी है इंपेरेटिव सेंटेंस की, और यही निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो पहला फर्क क्या निकला? टोन का, बोलने के ढंग का, बोलने के अंदाज का, कि हम बोलते कैसे हैं। तो दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि दोनों में हमें वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी पड़ती है, लेकिन अंतर है बोलने के ढंग का। तुम सिगरेट पीते हो, ए तुम सिगरेट पियो, प्लीज प्लीज सिगरेट पीजिए ना, राइट? इट्स ओके। तो चलिए, तो दोनों में अंतर पता लगा टोन का। अब दूसरा क्या अंतर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, या आई होगा, या यू होगा, या दे होगा, या वी, या ही, या शी। आई, यू, दे, वी, ही, शी, कोई ना कोई जरूर होगा। इसमें अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो केवल एक ही आएगा, वो क्या आएगा? यू। क्योंकि हम ऑर्डर किसको देंगे? सामने वाले को। रिक्वेस्ट किससे करेंगे? सामने वाले को। कमेंट किसको करेंगे? सुझाव किसको देंगे? सलाह किसको देंगे? अब ये तो है नहीं कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं एकदम मुकर के बोलूँ यार सिगरेट पीजिए ना प्लीज, यार सिगरेट मत पीजिए प्लीज, झूठ मत बोलिए प्लीज। ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे सामने जो सेकंड पर्सन है मैं उसी को ऑर्डर दूंगा, जरा एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, अच्छा प्लीज़ थोड़ी चाय बना दो। या मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, मैं कहूँ जरा चाय बना देना, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? तो बोलो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। वीडियो। अब देखिए, तो ये फर्क पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब ये दोनों का फर्क क्यों बता रहे हैं पहले ये बताओ। इससे बता रहे हैं कि दोनों में ही कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो पहला फर्क कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, आई, यू, दे, वी, ही, शी में से कोई ना कोई आएगा। दूसरा फर्क कि अगर इंपेरेटिव में कोई प्रोनाउन आएगा तो केवल एक ही आएगा, यू। और इंपेरेटिव सेंटेंस यू के साथ भी बन सकता है और यू के बिना भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला
जाओ। क्या होगी अंग्रेजी? गो। जाओ, गो। ऑर्डर, हे गो, गो फ्रॉम हियर, जाओ यहां से, दबा हो यहां से, नालायक। राइट। नंबर 4, अब मैंने बोला तुम मत जाओ। अच्छा, अब हम पहले कृपया लगाते हैं, कृपया मत जाइए या कृपया जाइए। मैं बोलता हूं कृपया जाइए। क्या बोलूंगा? प्लीज, प्लीज गो, और गो प्लीज। प्लीज को हम आगे और पीछे दोनों जगह लिख सकते हैं। गो प्लीज। नंबर 4 के बाद नंबर 5, मैं इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूं। अब तुम मत जाओ, अब नेगेटिव वाक्य, तुम मत जाओ। अब मैंने बोला तुम मत जाओ, तो क्या आएगा? यू डोंट गो। तुम जाओ, यू गो। बिना यू के गो। कृपया जाओ, गो प्लीज, या प्लीज गो। प्लीज गो या गो प्लीज। बोलो प्लीज गो या गो प्लीज। तो तुम मत जाओ, यू डोंट गो, यू डोंट गो। और नंबर 6, मत जाओ। अब यू हट जाएगा, क्या आएगा? डोंट गो। क्या आएगा? डोंट गो। अब आप क्या करोगे? ए और बी पार्टनर बने हुए है ना। अब हाथ मिला लो ए और बी आपस में, ऐसे ए और बी हाथ मिला लो। नहीं, आप हाँ, अब मिला लो, मिला लिया हाथ। हाँ शोभा, आप उधर हाथ मिलाओ, आप इधर। अच्छा, अब आप क्या करोगे? छोड़ दो हाथ, छोड़ दो। ए और बी पार्टनर बन गए। हाँ, पकड़ के नहीं बैठना हाथ। अब बी वाले उठ के जाएंगे, बाहर जाएंगे, और ए वाला क्या करेगा? उसे पकड़ के रोक लेगा। ए, क्या बोलेगा? डोंट गो। चलिए मैं बोलूँगा स्टार्ट, तो ऐसा एक्शन करेंगे। नाउ स्टार्ट। हाँ, डोंट गो। तो क्या बोला आपने? डोंट गो। राइट। नाउ नंबर 7, अब आपने रिक्वेस्ट की कृपया मत जाइए, तो आपने बोला डोंट गो। हाँ, पहले कृपया, पहले है तो पहले प्लीज लगा देते हैं। तो आपने बोला प्लीज डोंट गो, या डोंट गो प्लीज। समझ आ रही बात? कि दोनों के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। पहला डिफरेंस क्या है? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई ना कोई प्रोनाउन आता है, और इंपेरेटिव में प्रोनाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो केवल यू आएगा, क्योंकि हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस सामने वाले को करते हैं। और बिना यू के भी वाक्य बनता है। ये आपने यहाँ देखे कि गो, प्लीज़ गो, गो प्लीज़, यू डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो, या डोंट गो प्लीज़। प्लीज़ को हम पहले भी लगा सकते हैं और बाकी के अंत में भी लगा सकते हैं। उदाहरण दीजिए। मैंने वाक्य दिया वहां जाओ। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है? टू गो। अब आपकी पहली फॉर्म क्या होगी? गो। तो क्या आएगा? गो देयर। नंबर 9, वहां जरूर जाओ। केवल कहते हैं मैं वहां जरूर जाना भैया। राइट। कोई बता सकता है क्या आएगी? अंग्रेजी क्या होगी? हाँ,
चलिए, मस्ट गो देयर बोला आपने, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसी वाक्य के लिए हम ये लेसन की ओर बड़े ध्यान से देखते हैं। जब भी कभी आपने किसी बात पर जोर देना हो, प्रेजेंट में या पास्ट में, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का बताऊंगा आपको, तो हम दबाव देने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला वहां जरूर जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला वहां जरूर जाओ, तो इसकी अंग्रेजी यू, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तो यू के साथ डू आएगा या डज आएगा? डू आएगा, तो क्या आएगा? डू गो देयर। बोली डू गो देयर। ब्यूटीफुल। अब समझ आ गया आपको क्या? कि जब भी कभी आपने बात पर दबाव देकर कहना हो, किसी भी बात पर दबाव देकर कहना हो सामने वाले को, तो आप क्या बोलोगे? डू गो देयर। क्या बोलोगे? डू गो। कृपया वहां जरूर जाइए। बोलो कृपया वहां जरूर जाइए। हाँ, तो क्या आएगा? प्लीज डू गो देयर, या डू गो देयर प्लीज। क्या आएगा? डू गो देयर प्लीज। अब ये मुश्किल है क्या? कितना सिंपल है ये। वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि जितने भी वर्ब्स हैं, हर वर्ब की पहली फॉर्म क्या कहलाती है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में उसे हम यूज करते हैं। हर वर्ब की पहली फॉर्म को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, नॉट लगाकर या बिना नॉट के, यू लगाकर या बिना यू के। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 11, अब मैं कहता हूं भाई तुम वहां जरूर जाओ। तुम वहां जरूर जाओ, तो मैंने बोला यू डू गो देयर। देखो आप, यू डू गो देयर, तुम वहां जरूर जाओ। आपने देखा कई बार आपसे कोई प्रश्न करता है, जैसे आप घर गए, आपने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी 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 आप मुझे प्यार करती हो? तो हर माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्वाभाविक होता है। तो मम्मी क्या बोलेगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो बेटा करती ही करती हूँ तुझसे प्यार। मैं तो करती ही करती हूँ तुझसे प्यार, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मैं तो करती ही करती हूं तुझसे प्यार, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई डू लव यू। क्या होगा? डू क्यों आया? क्योंकि हम बात पर दबाव देना चाहते हैं। जब भी हम किसी बात पर दबाव देना चाहेंगे तो क्या आएगा? डू का प्रयोग होगा। राइट? आगे डज का प्रयोग कहाँ होता है वो आगे चल के पढ़ाऊंगा। तो यू डू गो देयर। अब देखो, मैंने बोला शाम को मेरे घर आना। बोलिए, शाम को मेरे घर आना। बोलते रहो। अच्छा, क्या आएगा? कम टू माई हाउस। मेरे घर आना। कम, आने की अंग्रेजी क्या होगी? टू कम। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? कम। घर, कम टू, मेरे घर, कम टू माई हाउस। शाम को क्या होगा? इन द इवनिंग। तो अंग्रेजी क्या बनी? कम टू माई हाउस। बोलो कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। क्या होगा? कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। अगर मैं कहता हूँ मेरे घर जरूर आना, तो क्या होगा? मेरे घर शाम को जरूर आना भैया। डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। यस, नंबर 13। अब मैंने बोला शाम को मेरे घर जरूर आना।
बोलिए। क्या होगा? डू का जरूर आइए, डू कम टू माई हाउस। बोलो, डू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग। नेक्स्ट, नंबर 14। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं भाई, सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? मेरे पीछे आओ। क्या होगा? फॉलो मी। क्या होगा? अब मैं बोलता हूं भाई, मेरी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं निर्देश। जो भी मैं निर्देश दूं, जो भी मैं कहूं ये करो वो करो, उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। मेरी इंस्ट्रक्शंस का पालन करो, उनको फॉलो करो। तो क्या होगा? फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। बोलो, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। भाई मेरी इंस्ट्रक्शंस का पालन करो, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। हर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी इंपेरेटिव के अंदर। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म को आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 16। अब मैंने बोला भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बात की जा रही है ना, कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। और हर व्यक्ति दूसरे के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, राइट? तो एक विचार चला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में पार्टनर बन जाओ। पार्टनर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में पार्टनर बन जाओ। बनने की अंग्रेजी होती है होना या बनना, बी। और बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, बी, वॉज, बीन। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? बी। तो क्या आएगा? बी अ पार्टनर। बी अ पार्टनर इन आवर फाइट। फाइट माने क्या हुआ? लड़ाई। फाइट माने क्या हुआ? बी अ पार्टनर इन आवर फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्या हुआ? बी अ पार्टनर इन आवर फाइट अगेंस्ट करप्शन माने भ्रष्टाचार, अगेंस्ट माने विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है, आवर फाइट हमारी लड़ाई में पार्टनर हो जाओ, बन जाओ। बी माने होना या बनना, वर्ब की पहली फॉर्म बी के होगी और बी की 3 फॉर्म्स होंगी, बी, वॉज, बीन। अब अगला वाक्य मैंने दिया, सत्य बोलो। क्या दिया? अभी कोई मुश्किल लेसन है? कितना आसान है। सत्य बोलो। वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? स्पीक। बोलो, स्पीक द ट्रूथ। और हमें सत्य बोलना भी चाहिए। यह आपका व्यक्तिगत मामला है, सत्य बोलो या ना बोलो। हम क्यों बोलते रहते हैं बार बार? सारे जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं सब क्या बोलते हैं? सत्य बोलो, सत्य बोलो। क्योंकि मानव पैदा होते ही झूठ बोलना सीख लेता है ना? क्योंकि समाज ऐसा है। कुछ लोग अपनी आदत ही बना लेते हैं झूठ बोलने की, कि कहीं भी जाना है सत्य बता के नहीं जाना। टॉयलेट भी जाना हो तो पूछो कहाँ जा रहे हो, कहेंगे अभी आ रहा हूँ, बस यहीं जा रहा हूँ। पानी पीने जाना हो नहीं बताएंगे पानी पीने जा रहा हूँ। दूध लेने जा रहे हैं घर के लिए तो भी नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हो, बस जरा आ रहा हूँ। जा रहे होंगे दूध लेने, बताएंगे कुछ, राइट? तो हैबिट की भी बात होती है कि जैसी आप हैबिट डेवलप करोगे वैसे बनोगे।
तो सत्य बोलने में मज़ा बड़ा आता है। आप टेंशन फ्री होकर रहते हो जब आप सत्य बोलते हो, राइट? तो स्पीक द ट्रूथ। नंबर 18, अब मैंने किसी को बोल रहा हूं कि सत्य अवश्य बोलो। बोली, सत्य अवश्य बोलो। तो क्या आएगा? क्या आएगा? डू स्पीक द, बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ, राइट? ये उतार लीजिए आप। सत्य मत बोलो। वैसे ही वाक्य देने की जरूरत नहीं है, सारे सत्यवादी हो बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही है ना, राइट? तो क्या आएगा? डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट भी कह सकते हैं। डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, और डू नॉट और शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डोंट स्पीक द ट्रूथ। किसी को ऑर्डर देते हुए भी कहते हैं डोंट स्पीक द ट्रूथ, तो सत्य बोलेगा तो मुझे फांसी लग जाएगी, राइट? नेक्स्ट, अब आप बड़े महान व्यक्ति हो, कोई आपको याद करता ही नहीं है ना, लोग आपको याद ही नहीं करते, तो आप किसी को बाय करते हो, आप कहते अच्छा यार मुझे याद ज़रूर रखना है ना अच्छा मुझे याद रखिएगा, ठीक है? वैसे तो कहीं दोबारा मिलूंगा, आप भूल तो नहीं जाएंगे, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मिनिस्टर हो, भूल जाओगे हमें, राइट? तो क्या बोलोगे? मुझे याद रखना, भूल जाने वाले मुझे याद रखना। अब याद करने की क्या होती है? रिमेंबर। मुझे याद करना या मुझे याद रखना, दोनों के लिए वर्ड आएगा रिमेंबर मी। बोलो, रिमेंबर मी। अब मैं बोलता हूं भाई मुझे जरूर याद रखना, अब क्या आएगा बताओ? अब आपको समझ आ गया क्या? कि जब जरूर शब्द आ जाए तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है कि भाई मुझे तुम जरूर याद रखना। यू डू रिमेंबर मी, इसलिए यू है नहीं, तो इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे? डू रिमेंबर मी, ठीक है? नंबर 22। अब आप जब भी कभी किसी बड़े के पास जाते हो, आप क्या बोलते हो? बस सर हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, राइट? आप हमें आशीर्वाद दीजिए, बोलो। बस, तो क्या आएगा? यू ब्लेस अस। अगर वो हमें आशीर्वाद दीजिए तो क्या आएगा? ब्लेस अस। यू हट जाएगा, बोलो ब्लेस अस, फिर बोलो यू ब्लेस अस। अब ईश्वर, ईश्वर कौन है जानते हो? ईश्वर आपका भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे भाई, तो क्या आएगा? गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। कितने लोग हैं जो भगवान से प्यार करते हैं? वेरी गुड। आप जिससे भी प्यार करते हो उसके पास रहना चाहते हो, उसके बाद जाना चाहते हो। भगवान से प्यार तो करते हो लेकिन भगवान के पास जाना नहीं चाहते। वेरी गुड, ये है असली मोहब्बत। अब आप मुझे प्यार करते हो तो आप मेरे पास आना चाहोगे, आना चाहोगे ना? तो भगवान के पास, भगवान से प्यार करते हो तो भगवान के पास जाना चाहोगे।
जब भगवान बुलाता है कि भाई मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ, हट पिजट पिजट। इसलिए भैया मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, मुझे पीटिए। पीटने की क्या होती है? बीट। बीट की 3 फॉर्म क्या होंगी? बीट, बैट, बीट। अरे पीटो ना मेरे को प्लीज, प्लीज पीटिए मेरे को। मुझे पीटिए। ये मेरी तरफ देख रहा है, पीटने का मौका मिले, पहल करूं सर को, एक बार भी उड़ जाए। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पीटिए, क्या आएगा? बीट। अब मैंने बोला मुझे मत पीटिए। अब जब देखो सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की। वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है तो क्या आएगा? डोंट बीट मी या डू नॉट बीट मी। डोंट बीट मी या डू नॉट बीट मी, राइट। अब अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे मत पीटिए, आप मुझे मत पीटिए, क्या आएगा? यू डोंट, आगे यू लग जाएगा बस। अब मैं कहता हूं मुझे अवश्य पीटिए, मुझे अवश्य पीटिए, तो क्या आएगा? अब आप घर जाओगे अपने पापा को क्या बोलोगे? पापा प्लीज पीटिए ना, मुझे जरूर पीटिएगा, तो क्या आएगा? डू बीट मी। ठीक है? इज इट ओके? इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये आ रहा है, कृपया मुझे अवश्य पीटिए, कृपया मुझे अवश्य पीटिए। अब अगला वाक्य मैंने दिया, कृपया मुझे अवश्य पीटिए, तो क्या आएगा? प्लीज डू बीट मी या डू बीट मी प्लीज। क्या आएगा? डू बीट मी प्लीज, राइट। अब हमारे देश में अक्सर ये वाक्य दिया जाता है, कहा जाता है, माना जाता है पूरे विश्व में, क्या, ना केवल हमारे देश में, कि बड़ों का आदर करो, राइट। बड़ों का आदर करना भी चाहिए। बड़ों का, अपने से बड़ों का आदर करो। बड़ों का क्या होगा? बोलो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्योंकि आदर करने की अंग्रेजी क्या होती है? टू रिस्पेक्ट। वर्ब की पहली फॉर्म क्या बनेगी? रिस्पेक्ट। सेकंड फॉर्म रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। तो ये क्या हुआ? वर्ब की पहली फॉर्म रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अगर मैंने कहना हो बड़ों का आदर अवश्य करो, तो क्या आएगा? रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इससे ये पता लगता है कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल, ग्रेट। उतारना। तो हमने बोला मुझे घंटी मार देना, या आप बोलते हो मुझे फोन कर देना, मुझे फोन कर देना, मुझे घंटी मार देना या मुझे फोन कर देना। तो क्या बोलते हैं? तो स्पोकन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यार गिव मी टिंकल। क्या बोलोगे?
बोलो गिव मी ए टिंकल, गिव मी अ टिंकल। या मेक मी ए फोन कॉल, बोलो मेक मी अ फोन कॉल। या आप बोलोगे, देखो गिव मी ए कॉल या गिव मी ए रिंग, राइट, गिव मी अ रिंग। रिंग, रिंग भी बेल को कहते हैं। अब रिंग का तो ये नहीं कि मुझे अंगूठी दे दे, हाँ ठीक है, यार अंगूठी तो 12 लाख की महंगी है बड़ी, ठीक है, इट्स ओके नाउ। तो ये तरीके हैं कि फ़ोन में भी कह सकते हैं, वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गिव मी ए टिंकल, मेक मी फ़ोन कॉल, गिव मी कॉल, गिव मी अ रिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई, बोलो आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर करना, ठीक है, आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर करना। तो मैं क्या बोलूँगा, डू गिव मी ए कॉल, डू गिव मी ए कॉल बिफोर कमिंग। अब आप देखो, आप ये लेसन में पढ़ेंगे अलग से कि बिफोर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई है और आईएनजी आया है, राइट, उतार दीजिए। अच्छा, अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है पूजा करो, सभी लोग पूजा करते हैं? कितने लोग पूजा करते हैं? अच्छा, किसकी पूजा करते हो? राइट, गॉड की पूजा करते हो। तो वैसे देखा जाए, जब भी कभी किसी को बोलोगे पूजा करो, पूजा करो की अंग्रेजी क्या होती है? अब हम बोलते हैं पूजा कीजिए, किसी को भी बोलो पूजा कीजिए तो लोग क्या कहेंगे, भगवान की पूजा करो। कोई शिव जी की करता है, कोई राम की करता है, कोई हनुमान की करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस ईश्वर को आपने देखा नहीं, उसकी तो आप पूजा की बात करते हो, और जो ईश्वर साक्षात आपके घर में आपके माँ बाप के रूप में बैठा है, उसकी आप पूजा नहीं करते। तो पूजा किसी करनी चाहिए? जो साक्षात भगवान हमारे घर में बैठा है, हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा विश्वास है कि जो माँ बाप की पूजा नहीं करता, वो रोज़ मंदिर जाए तो बेकार है। वो पूजा करे, चलिया रखे, व्रत रखे, सब बेकार है। तो मैं कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि माँ का कोई पर्यायवाची नहीं है संसार में। माँ का कोई कंपैरिजन किसी से किया नहीं जा सकता, राइट। और माता पिता हमेशा संतान को देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। एक बच्चा बीमार हो जाए, फादर की कितनी बड़ी जॉब क्यों ना हो, पापा फट छुट्टी लेके बैठ जाएंगे, माँ नौकरी करती है छुट्टी लेके बैठ जाएगी। लेकिन जब माँ बाप बीमार हो जाएं तो बच्चे को टाइम नहीं होता, वो कहता है मेरा बिजनेस का नुकसान हो जाएगा या मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा भी होता है कि दो भाई हैं, एक भाई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, दूसरा भाई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। बिल्कुल आंखों देखी घटना है। दोनों में बात चलती है, भाई माँ, पापा की डेथ हो गई, माँ हमारे पास रहती है तो 15 दिन तू खिलाएगा, 15 दिन मैं खिलाऊंगा। ऐसा अपनी आंखों से देखा है मैंने कि जो महीना 31 का आता है, जिस महीने 31 दिन होते हैं एक महीने के, वो एक दिन बचा वो माँ भूखी रहती है। ऐसा भी देखा है। तो माँ बोझ बन जाती है। तो ऐसे भी ईश्वर की क्या पूजा करनी जो अपनी माँ को दुखी करते हैं। देखिए वैसे बड़े धार्मिक हैं, वैसे मंदिर जाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, पूजा कीजिए, वर्शिप। लेकिन मेरी ये धारणा है, आप मुझसे सहमत हों या ना हों, whether you agree with me or not, but this is my conviction
कि वी शुड वर्शिप आवर पेरेंट्स। तो पूजा कीजिए, वर्शिप किसकी पूजा कीजिए? अपने माँ की पूजा कीजिए, अपने पेरेंट्स की पूजा कीजिए, अपनी माँ की पूजा कीजिए। वर्शिप योर मदर, वर्शिप योर मदर, लुक अपॉन योर मदर एज गॉड। अपनी माँ को भगवान का दर्जा दीजिए, भगवान समझिए उसे। नाउ तो मैं आपको बताऊंगा, एथीस्ट कहते हैं नास्तिक को, और थीस्ट कहते हैं आस्तिक। अब ये नास्तिक कौन होता है? अब तो जिसमें न आ जाए वो भगवान को नहीं मानता, और जिसमें न नहीं है वो भगवान को मानता है। आस्तिक माने भगवान को मानने वाला। अब ये ए शब्द लगने से इसका मीनिंग नेगेटिव हो गया। ये आपको जब वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा तो मैं तब समझाऊंगा। मॉरल, इमॉरल, ठीक है। तो ए शब्द का अर्थ किस में आता है? नेगेटिव के रूप में आता है। उसके अर्थ कितने निकलते, सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा वर्ड मीनिंग पढ़ाते हुए। तो व्यक्ति को थीस्ट होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, लेकिन आस्तिक इस रूप में नहीं कि वो मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता। माँ बाप एक आशा लिए जीते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर लायक बनेगा। वो आपको पालते हैं, पोसते हैं, चलना सिखाते हैं, पग पग पे आपको, कदम कदम पर आपको वो एजुकेट करते हैं। जो एजुकेशन आपको माँ बाप देते हैं वो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। तो ऐसे माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। तो इसी विश्वास के साथ कि जो आपको मैंने संदेश दिया वो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो अच्छा लगाने का प्रयास कीजिए, और घर जाइए और अपने माँ बाप का आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया ये लेसन कि अगर मैंने कहना हो कि भाई ज़रूर मुझे फ़ोन करो, तो ज़रूर के लिए क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, बस। बाकी तो कुछ है ही नहीं। वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, राइट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन लेते हैं, तो मैंने कहना हो भाई डिस्कवर योर ब्यूटी, डिस्कवर योर ट्रू ब्यूटी इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। अब ये डिस्कवर वर्ड कौन सा है? वर्ब की पहली फॉर्म, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, राइट। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये क्या है? इंपेरेटिव है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ज़्यादा सोइए, आप नींद पूरी किया करो, स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। अब ये स्लीप क्या है? इंपेरेटिव। जैसे आप कहीं बैठते हैं तो आप जगह साफ़ किया करो। जब स्कूल में आते हो तो हम कहते हैं यार अपना डेस्क रोज़ साफ़ करो, क्लीन योर डेस्क एवरी डे, क्लीन योर टेबल एवरी डे, है ना। जब मुंह को भी साफ़ कर लिया करो, वॉश योर फेस एवरी डे, है ना। कई बार मुंह पे कुछ लगा होता है, गंदा गंदा मुंह होता है आपका। अब जैसे किसी को हमने कहना हो यार तुम्हारे जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको पे करके आओ, पे योर पेंडिंग बिल्स। पेंडिंग कहते हैं लंबित, जो काम आपने छोड़ा हुआ है, राइट, उसे पेंडिंग वर्क कहते हैं। अपना पेंडिंग वर्क करो। अब आपको याद है मैंने डिशेज वर्ड पढ़ाया था आपको, मैंने कहना भाई अपने बर्तन खुद धो। जब आप खाना खाते हो, यार राजा की माफ़ी, खाना खाते हो, छोले भटूरे खा रहे हो, झूठी प्लेटें जाके रख देते हो कि दूसरा धोएगा। तो क्या बोला मैंने कि वॉश योर डिशेज, राइट। और जीवन में जब भी कभी आपने सफलता पानी हो तो अपनी असफलताओं को याद मत करो, असफलताओं से प्रेरणा लेकर, उनसे शिक्षा लेकर के आगे की सफलता के लिए कर्म करो। तो रिमेंबर योर सक्सेसेस, रिमेंबर योर सक्सेस। एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपने सक्सेस प्राप्त कर ली, उसको हमेशा याद रखो, उससे आपके अंदर का जोश बना रहेगा। और जो भी चीज़ आपको जोश दिलाती है, कीप ट्रैक ऑफ व्हाट मोटिवेट्स यू। अब मैंने बोला कीप ट्रैक ऑफ, कीप माने क्या हुआ है? रखो, ट्रैक ऑफ जो पीछे का, कीप ट्रैक ऑफ, उसको ट्रेस करते रहो, राइट। व्हाट मोटिवेट्स यू,
राइट। तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको जो चीज़ मोटिवेट करती है उसी को ही आप बार बार याद कर, जो आपको जोश दिलाती है। और बी माने होता है होना, बी योर ओन हीरो, अपने हीरो स्वयं बनिए। कोई आपको हीरो कहे या ना कहे, अपनी नज़रों के अंदर, अपने विचारों में आप स्वयं अपने हीरो बनिए, तो लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। और एक वर्ड है रिमेन, रिमेन फिट, अपने आप को फिट रखिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पैसा कमा के क्या करोगे, है ना। अपने आप को हमेशा तैयार रखो, प्रिपेयर। हमेशा जहाँ भी कहीं जाओ अपना होमवर्क करके जाओ। अब ये होमवर्क क्या है ये आपको डिटेल में मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल से होमवर्क मिला वही होमवर्क है। मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ क्या करना है, अगर आप इसकी पहले से तैयारी करके जाते हो, पहले से सोच के जाते हो, उसी को हम होमवर्क कहते हैं। इंटरव्यू में जाना है तो होमवर्क करके जाओ। भारत का प्रधानमंत्री अगर 15 अगस्त को लाल किले में भाषण देता है तो उससे पहले होमवर्क करता है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि प्रधानमंत्री के एक भी शब्द का कोई गलत अर्थ ले ले तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इसलिए वो भी होमवर्क करता है। और कभी भी उदास मत रहिए, शीशे के अंदर देखकर हमेशा स्माइल पास करो। किसको देख के स्माइल पास करना है, अपने को देख के स्माइल पास करो। ऐ जब कंघी करते हो, अब मेरी तो जुल्फ़ें हैं नहीं, ऐ जुल्फ़ें जब बनाते हो तो मुस्कुराओ। तो नेवर बी मोरोज, कभी भी मोरोज कहते हैं MOROS, उदास होना। कभी भी उदास मत रहिए। अगर उदासी आए तो शीशे के सामने जाकर के हंसना शुरू कर दो, राइट। इज इट ओके? और अंतिम संदेश, अब जितने भी वाक्य मैंने बोले सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। ऑलवेज, ऑलवेज माने सदा, बी चीयरफुल, बी माने रहिए, चीयरफुल माने प्रसन्नचित, सदा प्रसन्नचित रहिए, बी चीयरफुल, राइट। तो हंसी भी आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए। तो आप हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, इसी विश्वास के साथ ईश्वर आपकी मदद करेगा, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, अपने माता पिता को अपना ईश्वर मानकर उनकी पूजा करेंगे। आज की क्लास की समाप्ति ये थी, पढ़ाई आज तक। इंतज़ार कीजिए, जोर की इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बताया कि जब कभी भी आपको ज़रूर शब्द किसी बात पर दबाव देना हो तो आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू का। लेकिन जब पूरा वाक्य बोलना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, तो पूरा वाक्य भी आप बोल सकते हैं और उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं दबाव डालने के लिए। किसी भी बात पर जोर देने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वाक्य दिया मैंने, वह ये, मैंने बोला वह आता ही आता है। अब देखो आप, वह आता ही आता, ये पूरा वाक्य है ना। अब मैंने आपको ये बताया था वह आता ही आता है कि जब भी कभी आपने किसी बात पर दबाव देना, ये नई चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी तक आपने ये पढ़ा मैं जाता हूं। अगर मैंने कहना मैं जाता ही जाता हूं
अगर मैं कहना हूँ वो तो भाई मेरी इज्जत करता ही करता है, अगर मैंने ये कहना हो कि मैं तो नाश्ता करता ही करता हूँ, मैं तो भास्कर स्कूल इंग्लिश पढ़ने जाता ही जाता हूँ, तुम जाओ या ना जाओ मैं तो भैया जाऊँगा ही जाऊँगा, जहाँ पर दबाव देकर बात करने की बात हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वह आता है कि अंग्रेजी क्या होगी, ही कम्स। और अगर मैंने कहना हूँ वह आता ही आता है, यह आएगा ही डज कम। क्या आएगा, डज आ गया तो कम्स नहीं आएगा। यह आपको प्रेजेंट डेफिनेट मैंने पढ़ाया था, याद आ गया। तो क्या आएगा, ही डज कम। ही डज कम का मतलब है वो तो आता ही आता है। सेंटेंस नंबर 2, अब आपने किसी से पूछा अभी क्या तुम मुझे प्यार करते हो, बोलो क्या तुम मुझे प्यार करते हो। अब आपने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आप मुझे प्यार करती हो, क्या आप मुझे प्यार करते हो मम्मा। तो माँ ने क्या जवाब दिया, माँ तो बाद में जवाब देगी, पहले हम इसका प्रश्न का इसके पहले अंग्रेजी बना रहे ठीक है। आपने अपने पापा से पूछा, पापा क्या मुझे प्यार करते हो, या मम्मी क्या तुम मुझे प्यार करती हो। तो क्या आएगा, डू यू लव मी। अब ये कैसे बना ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और अगर समझ ना आए तो प्रेजेंट डेफिनेट के लेसन में जाइए और रिवाइज कर लीजिए। डू यू लव मी, तो माँ ने क्या उत्तर दिया, मैं तुमसे प्यार करती ही करती हूँ। ये भी बेटा कोई पूछने की बात है। माँ क्या बोलेगी कि इज इट ए क्वेश्चन टू आस्क, क्या ये कोई पूछने की बात है, मैं तो तुमसे प्यार करती ही करती हूँ। आई क्या आएगा, शाबाश, वेरी गुड, आई डू लव यू। नंबर 4, अच्छा, अब आपने बोला क्या वह, आपने किसी को बोला कि यार मेरे घर ना कल वो, अब आपने किसी क्लास वाले से पूछा अरे तो कल लेट क्यों आया था, तो उसने बोला नहीं कोई खास बात नहीं यार। बोले बता ना क्यों लेट आया था, बोले बस ये मैं घर से बाहर निकला तो शाहरुख खान आ गया, तो मैं कहा चाय वाय पी के जाना। वो कहना कि यार चाय पिए बिना तो मैं जाऊँगा नहीं। मैंने उसे बड़ा बोला यार भास्कर स्कूल में क्लास है, भास्कर से टाइम पे क्लास शुरू कर देते हैं, वो गुस्सा करेंगे। तो शाहरुख खान बोला नहीं यार नहीं, चाय तो पिलानी पड़ेगी, राइट। तो आपने क्या बोला, क्या वह आया था, डिड ही कम, डिड ही कम। तो आपने जवाब दिया हाँ वह आया था भाई, वह आया था भाई, आया था। अब देखिए तो मैंने क्या बोला, यस ही डिड कम। जब आप दबाव दे रहे हो किसी बात पर तो प्रेजेंट में डू या डज आता है और पास्ट में क्या आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा, राइट। अब जैसे अभी आपने पूछा क्या नाम है, हाँ, जैसे सुशील ने पूछा क्या वे आया था, इसमें डेट क्यों लगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंदर जिस वाक्य के अंत में आई की साउंड आती है, वह आया खाया पिया, वो पास्ट इंडेफिनिट है।
लेकिन थाते थी भी कई बार आता है, वो कहाँ आता है इसके लिए इंतज़ार कीजिए कुछ दिनों तक। ये थी खबर, आज तक नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो नंबर 6, अब प्रश्न किया, क्या तुम भास्कर स्कूल जाते हो? बोलो। राइट, अब हमने बोला, अब ये सबको आता है, डू यू, क्या आएगा? डू यू गो टू भास्कर स्कूल, राइट। अब नंबर 7, अब मैंने कहा भी हाँ मैं तो भास्कर स्कूल जाता ही जाता हूं। बोलो। तो क्या आएगा? यस आई डू गो टू भास्कर स्कूल। बोलिए। यस आई डू गो टू भास्कर स्कूल, ठीक है। अब क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? बोलिए, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई? बोलो। डू द बर्ड्स फ्लाई इन द, बोलो, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हाँ, पक्षी तो आकाश में उड़ते ही उड़ते हैं। बोलो। ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा? या। यस को हम या भी बोलते हैं, सबको मालूम है, YEA, या। बोलो या। The birds do fly. The birds do fly in the sky. बोलो, the birds do fly in the sky. The birds do fly in the sky. Yes sir, yes sir, yes sir. 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 मैंने, अब मैं जवाब, इस बात पर जवाब दे रहा हूँ, किसी पूछा आपने पढ़ाया था? अरे भाई पढ़ाया था मैंने। क्या बात करते हो, मैं तो कल यहाँ प्रेजेंट था। मैंने कल पढ़ाया था। बोलो। मैंने कल पढ़ाया था। अब फिर वही बात, ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। आई डिड टीच, क्या आएगा? I did teach yesterday. ठीक है, राइट। ये आज का अंतिम वाक्य था। जब प्रेजेंट की किसी बात पर हम दबाव देते हैं तो डू या डज आता है। पास्ट की किसी बात पर दबाव देते हैं तो डिड का प्रयोग होता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। इसी विश्वास के साथ हम दोबारा मिलेंगे। आज की क्लास की समाप्ति। ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है।
अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। रोल प्ले या स्पीचेस, डिबेट्स या डिस्कशन, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या हो ब्रोकन इंग्लिश। Bhaskar School of English Language and Conversation.